चलो बच्चों, तो नेक्स्ट वी हैव द कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मैंने आपको मल्टीप्लायर का कुछ एग्जांपल ऐसे दिया था कि आपने एक पेड़ लगाया 1000 रुपीज का और उससे इतने फल उपजे, जन में प्रोड्यूस हुए कि वो 5000 में बिक गए। फिर आपने 1000 के 5 पेड़ और लगाए और वो फल 25000 में बिक गए। फिर आपने 1000 के 25 पेड़ और लगाए, वो फल 1,25,000 में बिक गए। तो हर एक पेड़ गिव्स बर्थ टू 5, 5 gave birth to 25, 25 gave birth to 125 and 125 gave birth to 625। याद आ गई कहानी? चलिए, तो यहां पे बोलते हैं कि मल्टीप्लायर कितने टाइम्स था? 5 टाइम्स था। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर चलता कैसे है। तो मल्टीप्लायर का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितना हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने ज्यादा एफओपीज हायर किए जाएंगे। जितने ज्यादा एफओपीज हायर किए जाएंगे उतना ज्यादा कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जितना ज्यादा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोज हु आर अर्निंग द इनकम वुड बी डेफिनेटली, नेचुरली, ट्रूली स्पेंडिंग दैट मनी, और वो पैसा खर्च करेंगे तो कंट्री में डिमांड बढ़ जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि अभी तक आप सब अनएम्प्लॉयड हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्वालिफिकेशन भी है जॉब की और बिजनेस की। टुमारो मॉर्निंग यू गेट अ जॉब और यू स्टार्ट अ बिजनेस, या उल्टा बोल देते हैं, यू स्टार्ट अ बिजनेस और यू गेट अ जॉब। और आपने बिजनेस सेटअप करने के लिए 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। तो 10 लाख कहां पे इन्वेस्ट किया होगा? लैंड परचेज किया होगा या किराए पे लिया होगा? किसी से पैसे बोरो किए होंगे? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, रॉ मटेरियल आपने खरीदा होगा फैक्ट्री में, कुछ वर्कर्स को हायर किया होगा, एंड यू आर एन एंटरप्रेन्योर। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस से कि आपको मिले आपके एफर्ट का रिजल्ट? प्रॉफिट, सिंपल एज दैट। जो आपने लैंड रेंट पे लिया, लैंडलॉर्ड को आप क्या पे करेंगे हर महीने? रेंट। वर्कर्स को क्या पे करेंगे? वेजेस, सिंपल एज दैट। और जिससे आपने मनी बोरो किया उसको इंटरेस्ट दे देंगे। इज दैट क्लियर? तो योर इन्वेस्टमेंट विल यील्ड सम इनकम टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब उनके पास जब इनकम जाएगी, क्या वो लोग नवरात्रि का व्रत रख लेंगे? नो। करवा चौथ और तीज का व्रत रख लेंगे निर्जला? नो। छठ का व्रत रख लेंगे? नो। 30 डेज का रोजा रख लेंगे? नो। व्हाट दे विल डू? they will be willing to spend that money which they have earned. I repeat, they will be willing to spend that money which they have earned. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो वो अपनी अर्निंग्स को कहां पे खर्च करेंगे? भाई गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे। तो जब एक पर्सन 100 रुपए कमा रहा है आपसे, वो 100 में से लेटर से 70 रुपए खर्च कर रहा है, तो कंट्री में डिमांड कितने की हो गई? 70। बट अगर वो 100 रुपीज खर्च कर रहा है पूरे के पूरे जो उसने कमाए, तो कंट्री में डिमांड कितनी होगी? 100 रुपीज की। तो अंडर टू सर्कमस्टेंसेस, द पर्सन whom you have employed, आप जिसको 100 रुपए की कमाई दे रहे हैं, अगर वो 70 खर्च करेगा तो डिमांड फर्दर कितने की होगी? 70 की। 100 खर्च करेगा तो फर्दर डिमांड विल बी ऑफ 100। किस केस में डिमांड ज्यादा होगी चिल्ड्रन? व्हेन ही स्पेंड्स 70 रुपी एंड व्हेन ही स्पेंड्स 100 रुपीज दैट ही हैज अर्नड फ्रॉम यू। व्हेन ही हैज अर्नड, सॉरी, स्पेंट 100, तो कंट्री में खर्चा लोगों का जितना ज्यादा होगा, डिमांड उतनी ज्यादा होगी। आगे प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स गुड्स भी उतने ज्यादा बनाएंगे, तो कंट्री में ग्रोथ ज्यादा होगी। या कमाने वाला अगर कम खर्च करेगा तब कंट्री में ग्रोथ ज्यादा होगी, जब वो ज्यादा खर्च करेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, नाम तो सुना ही होगा। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ एमपीसी चिल्ड्रन? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। आपकी कमाई कितनी बढ़ी उसके अकॉर्डिंगली कितना आपका खर्चा बढ़ा। उल्टा भी बोल सकते हैं, by what extent your earnings go down and accordingly your consumption expenditure also goes down। तो आपके केस में अगर मैं बोलूं एमपीसी 0.4 है और मेरे केस में एमपीसी 0.9 है, मतलब सर 0.4 is the case of India and 0.9 is the case of USA। So US में जितनी इनकम बढ़ती है लोग उसका 90% खर्च कर देते हैं। इंडिया में जितनी इनकम बढ़ती है कंजूस उसका सिर्फ 40% खर्च करते हैं। वेयर डिमांड वुड बी रिलेटिवली कंपैरेटिवली मोर यूएस। तो जहां पे डिमांड ज्यादा है वहां पे उसको फुलफिल करने के लिए गुड्स भी ज्यादा ही बनाए जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? पक्का? हमारे कंट्री में
हाउसिंग की डिमांड के अकॉर्डिंगली, मैं मुंबई दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े शहर हैं, नॉर्मल सिटीज में चिल्ड्रन 7 फ्लोर्स 8 फ्लोर्स और 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनती है बस, क्योंकि डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है, और वो अपार्टमेंट और फ्लैट भी बिक जाए बहुत बड़ी बात है। बट मुंबई दिल्ली में 60 फ्लोर्स 70 फ्लोर्स 30 फ्लोर्स 20-25 फ्लोर्स की बिल्डिंग तो नॉर्मल है। इज दैट क्लियर? लाइक मैं अगर प्रयागराज सिटी की बात करूं तो हमारे शहर में मैंने नहीं देखा कि 15 फ्लोर का कोई अपार्टमेंट होगा, हार्डली 10-11 इससे ऊपर, या 12-13 मान लीजिए, इससे ऊपर बनते ही नहीं है। वाई? क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो यूएस में लोग 90% ऑफ देयर इंक्रीज इनकम खर्च कर रहे हैं, और इंडिया में सिर्फ 40%। तो डिमांड कहां ज्यादा होगी? यूएस में। जब डिमांड यूएस में ज्यादा होगी तो उसको फुलफिल करने के लिए फर्दर बिजनेसमैन कहां पे ज्यादा पैसा लगाएगा? यूएस में। तो ज्यादा तेज तरक्की स्पीड में किस कंट्री की होगी? यूएस की होगी। नहीं समझ में आ रही बात? पक्का? तो एमपीसी एंड मल्टीप्लायर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अभी हम इस बात को साबित भी कर देंगे। तो एमपीसी जितना ज्यादा होगा मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ज्यादा। एमपीसी अगर 0.9 है चिल्ड्रन, तो एमपीएस कितना होगा? 0.1। अगर एमपीसी 0.4 है तो एमपीएस कितना होगा? 0.6। तो एमपीसी एंड मल्टीप्लायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई? अभी हम साबित भी कर लेंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। वेराज एमपीएस के साथ रिश्ता कुछ उल्टा पुल्टा चलता है। तो जितनी ज्यादा सेविंग होगी देश की तरक्की उतनी ज्यादा होगी, कम होगी। जितना ज्यादा एमपीसी होगा देश की तरक्की उतनी ज्यादा होगी। प्लीज मेरी बातों को गलत इंटरप्रेट मत करिएगा। आज पापा को ये वीडियो दिखाएंगे और कहेंगे पूरा पैसा जो आपने कमाया खर्च कर दीजिए। यस बिल्कुल, बट कहां पे? गोल्ड परचेज करने में, रियल एस्टेट परचेज करने में, फ्लैट अपार्टमेंट परचेज करने में। ये नहीं कि 5 स्टार 7 स्टार में बर्थडे पार्टी देके खर्च कर दिया पूरा। पापा ने बचा के रखा है 50 लाख शादी में, आपने कहा नहीं ताज मान सिंह में बर्थडे पार्टी करिए हमारी, 40 लाख वहीं खर्च हो गया। इज दैट क्लियर? इस तरह का अगर एमपीसी होगा तो देश क्या सब बर्बाद हो जाएंगे। खोपड़े में बात गई? तो लेट्स हैव अ टेक्स्ट ऑन दिस फर्दर। सो मल्टीप्लायर लॉजिक पे काम करता है, और वो लॉजिक ये है कि इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया। एडिशनल इनकम इंक्रीजेस व्हाट? कंजम्पशन। मान लीजिए कि आपके स्कूल ने आपकी क्लास में जहां पे 30 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग 5 टेबल चेयर्स और ऐड कर ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एंड अदर स्टेट बोर्ड्स विद विच इट इज एफिलिएटेड सीट्स बढ़ा ली, तो स्कूल को और फीस मिलेगी। टीचर की सैलरी भी थोड़ी सी बढ़ा दी और स्कूल का भी रेवेन्यू बढ़ गया। तो टीचर की सैलरी बढ़ेगी तो टीचर उसको खर्च करेगा, स्कूल की इनकम बढ़ेगी तो स्कूल भी उसको खर्च करेगा। बट जब तक ये 5 बच्चे नहीं आएंगे क्या खर्चा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। एंड कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एमपीसी। हायर द एमपीसी हायर द कंजम्पशन, लोअर द एमपीसी लोअर द कंजम्पशन। फिर से बोलूं, हायर द एमपीएस कंजम्पशन क्या होगा? लो हो जाएगा। लोअर द एमपीएस कंजम्पशन हाई हो जाएगा। एंड एडिशनल कंजम्पशन जनरेट्स एडिशनल इनकम। कैसे सर? भाई मेरी इनकम XYZ है, समझ में गया? मैंने एक लेक्चर हार्वर्ड में जाके डिलीवर कर दिया, खाली हाथ थोड़ा भेजेंगे मेरे को। $11 तो देंगे कम से कम, या 11 पाउंड मान लीजिए कैम्ब्रिज चला गया तो वहां से मिल गए, तो माई इनकम इंक्रीजेस। अब इस इंक्रीज इनकम को मैं क्या करूंगा? ईदर आई विल पुट इट इनटू बैंक, उससे इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को, और मैं इंटरेस्ट के पैसे से मोमोज खा लूंगा, तो मेरी डिमांड बढ़ गई। या जो $1100 कैम्ब्रिज या हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से मिले थे, मैंने उससे एक पेपे का नया ट्राउजर परचेज कर लिया, तो अगेन डिमांड इंक्रीजेस। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? झटपट अपडेट कर लीजिए। देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। सो टेक एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन की मेरे को दीपावली बोनस मेरे एम्प्लॉयर से मिल गया 10,000 रुपीज का। अब मैं 10,000 का क्या करूंगा? आई विल बाय क्रैकर्स, और मिठाई नहीं खरीदेंगे, डायबिटीज ना हो जाए, फिर दवाई खरीदनी पड़ेगी। आई विल बाय न्यू क्लोथ फॉर मी एंड माई फैमिली, जैसे उनके पास बहुत कपड़े मैं अपने लिए खरीदूंगा। समझ में आ गया? न्यू शूज भी परचेज कर सकते हैं। तो सो कॉल्ड डिमांड विल इंक्रीज। अब हम एक तो है नहीं, हमारे जैसे इंडिया में 141 करोड़ लोग हैं। अब ये मत बोलिएगा नहीं सर 141 और आप जैसे नहीं है, ऐसा भगवान ने एक ही बनाया था फिर फ्रेम ही तोड़ दिया पूरा का पूरा।
नहीं बच्चों, ऐसे 3 लोग हैं पूरी धरती पे, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी। समझ में आ गया, वो कॉमन फ्रेम के लोग हैं सब लोग। तो सो कॉल्ड, अब जब इनकम हमारे जैसे लोगों की बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, तो पूरा पैसा तो लोग बचा नहीं लेंगे ना, उसमें से मेजॉरिटी लोग तो पूरा ही खर्च कर देंगे। मेजॉरिटी तो औकात ही नहीं है खर्च करने की, उससे भी ज्यादा खर्च करेंगे। कुछ कंजूस हो सकते हैं कि 10,000 दिवाली बोनस मिला तो कुछ भी नहीं खर्च करेंगे, बट मेजॉरिटी लोग तो 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 समथिंग दे विल स्पेंड। तो स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, डिमांड होगी, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए कोई ना कोई सेलर गुड्स को मार्केट में लेकर आएगा। जब वो मार्केट में गुड्स को लेके आएगा तो भाई एलेक्सा और सोफिया रोबोट तो लाएंगे नहीं, सम एफओपीज वुड बी सो कॉल्ड इन्वॉल्व। तो हमने गुड्स की डिमांड क्रिएट की, जिस सप्लायर ने हमारी डिमांड फुलफिल करनी है वो एफओपीज हायर करेगा, और वो एफओपीज को पेमेंट करेगा। फिर वो एफओपीज पैसे हमसे कमाएंगे, क्या वो चुपचाप बैठ जाएंगे, व्रत रख लेंगे? नो, दे विल ऑल्सो स्पेंड दैट इनकम विच इज बीइंग सो कॉल्ड अर्न्ड बाय देम, और कंट्री ऐसे ही चलती रहती है। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज्ड इनकम, जितना ज्यादा खर्च होगा मल्टीप्लायर उतना ज्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज्यादा। रिमेंबर, मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। आपके पापा मम्मी ने बहुत बढ़िया स्कूल में आपका एडमिशन करा दिया, इससे इकोनॉमिक, नेटवर्क इश्यूज चल रहे, सबने कॉपी कर लिया भाई, चलते हैं। लास्ट लाइन एक और लिख दीजिए, दस इनकम इज जनरेटेड इन मल्टीपल वे। ये मल्टीपल वे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। मेरे को मेरे एम्प्लॉयर ने दिवाली बोनस दिया, मैं उस पैसे को खर्च करूंगा, जहां खर्च करूंगा मेरा एक्सपेंस है, बट इट इज समबडीज इनकम। अब जिसको वो इनकम मिली वो भी आगे उसको स्पेंड करेगा, और जहां पे वो स्पेंड करेगा वहां से भी किसी को इनकम मिलेगी, और ये चेन लगातार चलती रहेगी। गॉट इट? सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं। आई अर्न दिवाली बोनस फ्रॉम माई एम्प्लॉयर, और मैंने मान लीजिए पेपे के शोरूम से जाके ट्राउजर खरीद लिया, तो मेरा एक्सपेंस पेपे के लिए, उनके एम्प्लॉइज के लिए, वर्कर्स के लिए इनकम बन गया। अब उन वर्कर्स को जो इनकम मिलेगी वो उससे दाल चावल खरीदेंगे। उन्होंने दाल चावल खरीदने के लिए जिस शॉपकीपर को पैसा दिया, शॉपकीपर को पैसा आगे फार्मर को देगा, फार्मर की इनकम बन गई। फार्मर उस पैसे से क्या करेगा, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब खरीदेगा किसी शॉपकीपर से। अब फार्मर का एक्सपेंस, जिस शॉपकीपर से सीड्स और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खरीदा, उसकी इनकम बन जाएगी। फिर शॉपकीपर फर्दर उस पैसे को अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए पे करेगा, वो फिर स्कूल की इनकम बन जाएगी। स्कूल उसमें से अपने टीचर्स को सैलरी देगा, वो इनकम टीचर्स की हो जाएगी। फिर टीचर्स मान लीजिए करवा चौथ का व्रत रखेंगी, लेडी टीचर्स, आजकल कुछ जेंट्स भी रखने लग गए हैं जिन्होंने बागबान मूवी देख ली है। समझ में आ गया? हम ये सब गलतियां नहीं करते हैं, व्रत के नाम पे मेरे कुछ होने लग जाता है, डिप्रेशन सवार हो जाता है। तो सो कॉल्ड फिर आगे वो भी नई साड़ी, गहने, ये सब खरीदेंगे, तो ये इनकम चलती जाएगी। अंडरस्टूड? सो मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, इस चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए, काम की चीज है। इन्वेस्टमेंट जितना चेंज होगा इनकम उतनी चेंज होगी, उससे कंजम्पशन चेंज होगा, एंड अकॉर्डिंगली इट विल कंटिन्यू फॉर एवर। सपोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,000 करोड़ का, और एमपीसी कितना चल रहा है, 0.5। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, अगर हम बोलते हैं कि एमपीसी 0.5 है, तो इट मींस कि जितनी इंसान ने इनकम अर्न की, मोर एंड मोर एंड मोर, आधा खर्च कर देगा, आधा बचा लेगा। बट अगर ये एमपीसी 0.6 होता तो वी वुड हैव सेड कि जितनी भी इंसान ने इनकम अर्न की उसका 60% खर्च करेगा और 40% बचा लेगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो वेरी क्विकली प्लीज कॉपी दिस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैं आपके साथ ही वर्कअप करूंगा। सो पहले राउंड में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। कहां पे हुआ सर? 1,000 करोड़ में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को हायर किया गया। जिससे कैपिटल लिया उसको इंटरेस्ट देंगे, लेबर को वेजेस देंगे, लैंड के लिए रेंट, और एंटरप्रेन्योर को क्या देंगे, प्रॉफिट। कैसे इसको याद रखना है सबको पता है, वाह, रेस्ट इन पीस, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब जिन लोगों को 1,000 करोड़ रुपए की इनकम मिली, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिल गया, द लैंडलॉर्ड गॉट रेंट, the workers earned wages, and the person who lent capital earned some interest. इन लोगों को टोटल इनकम कितने करोड़ की मिली बच्चों? 1,000। एकदम सिंपल है। आप अगर अपने स्कूल को 20,000 रुपी पर मंथ फी दे रहे हैं चिल्ड्रन, तो ये पैसा स्कूल
कहां कहां खर्च कर रहा है सर? स्कूल इज स्पेंडिंग दिस मनी इन पेमेंट ऑफ प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एंड वेजेस। टीचर की सैलरी वेजेस हो गई, व्हाट इट क्लियर? बैंक से कुछ बोरो किया तो इंटरेस्ट दे दिया, बाकी रिसोर्सेस पे जो पेमेंट किया किराया रेंट हो गया, और जो स्कूल को सेव हो गया सब खर्चे करने के बाद इट इज प्रॉफिट। अब टीचर हो या बैंकर हो, जिसको भी स्कूल ने पैसे दिए, दे आर स्पेंडिंग हाउ मच ऑफ देयर इनकम चिल्ड्रन? हाउ मच? 0.5। अपनी कमाई का आधा खर्च करते हैं, तो अपनी कमाई का आधा खर्च कर दिया और दूसरा आधा पार्ट बच गया। इज दैट क्लियर? तो इनकम is allocated in two ways. That part of income which is spent is known as APC, and that what is saved not spent is called as what? APS. इतना समझ में आ गया? अब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जिन जीव जंतुओं को मिला, उनकी 500 करोड़ की इनकम उन्होंने खर्च कर दी और बाकी 500 करोड़ की सेव कर ली। अब कंट्री में चिल्ड्रन फर्स्ट राउंड में टोटल डिमांड कितने करोड़ की होगी? 500 करोड़। इस डिमांड को पूरा करने के लिए द बिजनेस फ्रेटर्निटी एंड कम्युनिटी विल बी सेटिंग अप रिसोर्सेज एंड मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू दोज पीपल हु विश टू डिमांड देम एंड बाय देम वर्थ 500 करोड़। तो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसीलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वो डेटा स्टडी करते हैं कि कंट्री में डिमांड कितनी है। अब पता है कि भाई आने वाले टाइम में बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं मार्च के महीने में, कॉपी की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं होगी, बट पेन पेंसिल की डिमांड ज्यादा होगी। सर कॉपी की डिमांड क्यों नहीं होगी? अरे चिट थोड़ा बना के ले जाएंगे। तो कॉपी की डिमांड अप्रैल से लेकर फेब तक होगी, व्हाट इट क्लियर? बट मार्च में जो कॉपी वाली इंडस्ट्री है उसकी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो सर मार्च में वो लोग क्या करेंगे? मार्च में प्रोड्यूस करेंगे अप्रैल में बेचने के लिए, बट मार्च में बिकेगा नहीं कुछ भी। मार्च में क्या बिकेगा? पेन पेंसिल बिकेगा, कंज्यूमेबल्स बेसिकली जो शॉर्ट टर्म के होते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने डिमांड एक्सेस कर ली, असेस कर ली सॉरी, कि 500 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज लोग खरीदना चाहेंगे। तो वो कितने के गुड्स एंड सर्विसेज बनाना चाहेंगे? 500 करोड़ के। इतनी बात समझ में आ गई? अब 500 करोड़ के जब गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे तो एफओपीज हायर किए जाएंगे, रोबोट तो बनाएगा नहीं। एफओपीज को इनकम भी कितनी मिलेगी बच्चों? 500 करोड़। एमपीसी कितना है बच्चों? 0.5। तो 250 करोड़ ये खर्च करेंगे और 250 करोड़ सेव करेंगे। अब कंट्री में डिमांड कितने रुपए की होगी? 250 करोड़ की। इस डिमांड को फुलफिल कौन करेगा? सेलर्स, बिजनेसमैन। दे विल सेट अप द रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चर गुड्स वर्थ 250 करोड़। जब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग 250 करोड़ की हुई, रोबोट्स तो मैन्युफैक्चर करेंगे नहीं, कौन मैन्युफैक्चर करेगा? एफओपीज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या वो लोग फ्री में काम करेंगे? नो, दे विल गेट इनकम ऑफ हाउ मच? 250 करोड़। अगेन बच्चों टेल मी व्हाट इज एमपीसी? 0.5। थोड़ी सी अकल लगाइएगा, क्या एमपीसी सेम चलता रहेगा? ये भी चेंज होगा, बट आप एक स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, तो आपके लिए पूरी थ्योरी में एमपीसी की वैल्यू को कांस्टेंट माना गया है। बीच में अगर चेंज हो जाएगा तो फिर चीजें बदल जाएंगी। अगर मैं बोलूं यहां पे एमपीसी 0.8 हो गया, फेस्टिव सीजन आ गया, तो अब 250 करोड़ की कमाई में कितना खर्च होगा? 200। क्लियर? बट ऐसा नहीं है। चले आगे। सो अब ये लोग खर्च कितना करेंगे चलन, और बचाएंगे कितना? नाउ द कंट्री विल बी हैविंग डिमांड ऑफ 125 करोड़। इस डिमांड को फुलफिल कौन करेगा? मैं, द सेलर्स, द बिजनेसमैन। दे विल सेट अप द रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस गुड्स वर्थ 125 करोड़। विल द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस फ्री ऑफ कॉस्ट? नो, इनके लिए एफओपीज हायर करने पड़ेंगे। विल द एफओपीज बी वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट? नो, बिना पैसा लिए काम ही नहीं करेंगे। इनकम कितनी होगी? 125। अगेन एमपीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.5। तो 62.5 दे विल स्पेंड एंड 62.5 दे विल सेव। और ये कहानी बच्चों चलती जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? सर ये कब तक चलेगा? जब तक है जान। समझ में आ गया? ये चलता जाएगा चलता जाएगा, लास्ट का 1 रुपए भी बचेगा ना तो उसका 0.5 खर्च होगा और 0.5 सेव होगा। अंडरस्टूड दिस? तो अभी तो हमने सिर्फ 4 साइकिल्स कंप्लीट किए। कितनी? 4 साइकिल। और देखिए जरा 4 साइकिल में इनकम कितनी हो गई चिल्ड्रन? प्लीज ऐड दिस। 15, 16, 17, इट इज 1875 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनली 1000।
1.875 आ गई मल्टीप्लायर की वैल्यू 1.875। तो सर ये जीरो जब तक हो जाएगी पूरी इनकम 1000 करोड़ वाली, तो ये कितना होगा कैसे पता लगेगा? याद है कैसे क्रेडिट क्रिएशन में कैलकुलेट करते थे हम? क्रेडिट क्रिएटेड, वहां पे एक मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था ना, क्या था फॉर्मूला? 1/RR। इससे टाइम्स पता लग जाएगा, फिर इनटू इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रेडिट क्रिएटेड आता था। डिट्टो वही काम करना है। व्हाट इज एमपीसी चिल्ड्रन? 0.5। याद है आपको कुछ पुराने फॉर्मूले मल्टीप्लायर के? बताइए सबसे पहला फॉर्मूला क्या लिखा था? डेल्टा व्हाट अपॉन व्हाट? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये 1875 करोड़ था और दिस इज 1000 करोड़। एक और फॉर्मूला लिखवाया था, बताइए जरा। 1/1 माइनस एमपीसी। एक और बताया था बच्चों, 1/MPS। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। 1/1 माइनस 0.5 क्या आएगा? 1/0.5। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये जो 0.5 है चिल्ड्रन, दिस इज एमपीसी, और ये जो 0.5 आया इट इज एमपीएस। व्हाट इज 1/0.5? 1/0.5 इज व्हाट? 2 पॉइंट आएगा, 2 टाइम्स। मतलब ये 1000 करोड़ जब तक जीरो हो जाएगा, टोटल इनकम जो कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्रिएट होगी, दैट इज 2000। तो एमपीएस जितना ज्यादा, मल्टीप्लायर उतना ज्यादा। नहीं समझे बात को? पक्का? एक और कैलकुलेशन दिखा देता हूं, बात भी साबित हो जाएगी। अब मैंने एमपीसी की वैल्यू को कितना ले लिया बच्चों? 0.2। 1/1 माइनस 0.2 दैट इज 1/0.8। क्या आएगा जरा बताइए आंसर? 1/0.8 क्या आएगा? 1.25। ये 0.8 क्या है सबको पता होगा? एमपीएस है ये, और ये क्या है? ठीक है। अब लेफ्ट वाले एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में एमपीसी क्या था चिल्ड्रन? 0.5। तो मल्टीप्लायर क्या आ रहा था? 2। राइटिंग इट एट द सेंटर बॉटम। जब आपका एमपीसी 0.5 था, आपका मल्टीप्लायर क्या आ रहा था बच्चों? 2। अभी अभी मैंने एमपीसी की वैल्यू को क्या कर दिया? 0.2 कर दिया, तो मल्टीप्लायर क्या आ गया? 1.25। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। एमपीसी गिरा, मल्टीप्लायर गिर गया। इसीलिए हमारी भारत सरकार ने न्यू इनकम टैक्स रेजीम बनाई, जिसमें कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी सेविंग नहीं करेंगे, आपका टैक्स बहुत कम होगा। बट अभी ऐसा है, आने वाले टाइम में आपकी इनकम बहुत हो जाएगी तो आपका टैक्स ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आ गई है दैट यंग जनरेशन इज मोर ऑफ अ प्रोडिगल सन, आवारा संतान, अय्याश टाइप का। खर्चा ज्यादा करते हैं, बचाने में विश्वास नहीं करते। समझ में आ गया? अब अगर ज्यादा खर्च करेगा इंसान और बचाएगा नहीं, तो बेचारे को हमको जो टैक्स देना पड़ेगा उसको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो कैसे हमारा वोट बैंक कंटिन्यू रखें? हम उसको बोलेंगे कि तुम 7 लाख रुपए तक अगर कमाते हो तो सिर्फ और सिर्फ हमको टैक्स दे दो 30,000 रुपीज। कितना? 30,000। ये न्यू रेजीम में है। ओल्ड रेजीम में आप 7 लाख रुपए अगर कमा रहे हैं तो आपको टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता है। बट अगर आप ओल्ड रेजीम में टैक्स ज्यादा नहीं देना चाहते तो आप इन्वेस्टमेंट्स करिए, और नई जनरेशन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं कर रही है। सर ये नई जनरेशन है कौन सी? ये नई जनरेशन वो है जो हमारे पैदा होने के 15 साल बाद पैदा हुई, या जो आपसे 10 साल बड़ी है। इज दैट क्लियर? तो दे बिलीव लीस्ट ऑन सेविंग्स, सेव वेव कुछ नहीं करते हैं, सब खर्च करते हैं। तो गवर्नमेंट भी चाह रही है लोग जितना ज्यादा खर्च करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। बट इफ दैट खर्चा इज डन ऑन रियल एस्टेट, ऑन लैंड बाइंग, ऑन गोल्ड बाइंग, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो खर्चा पार्टी में हो रहा है तो देश को नुकसान हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरा जो मैं आपको बता रहा था। एमपीसी जितना ज्यादा होगा, मल्टीप्लायर उतना ज्यादा होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, राइटिंग विद द ब्लैक कलर, ध्यान दीजिएगा।
एमपीसी की वैल्यू को ले लेते हैं बच्चों, लेटस से 0.75, करेक्ट। तो एमपीएस कितना हो जाएगा? 0.25। नजर आ रहा है सबको? यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/1 माइनस 0.75 क्या आएगा फॉर्मूले का आंसर? 1/0.25। ये जो 0.75 है, दिस इज व्हाट? एमपीसी। और ये जो 0.25 है, इट इज व्हाट? एमपीएस। जरा डिवाइड करिए बच्चों 1 को 0.25 से, आ गया 4। तो अगर आपका एमपीसी 0.75 है तो आपका मल्टीप्लायर कितना हो गया? 4। अगेन प्रूव्ड, एमपीसी जैसे जैसे बढ़ेगा मल्टीप्लायर वैसे वैसे बढ़ेगा। तो एमपीसी और मल्टीप्लायर एक डायरेक्शन में चलते हैं, वेयर एज एमपीएस और मल्टीप्लायर हमेशा ऑपोजिट चलते हैं। तो जो आपके पापा मम्मी बोलते हैं आप उस बात को मान लेते हैं, तो आप एमपीसी, पापा मम्मी मल्टीप्लायर। बट जो चाचा चाची बोलते हैं आप हमेशा उल्टा ही चलते हैं। तो चाचा चाची कौन है? एमपीएस। अब कल से मत पूछिएगा मम्मी से वेयर इज एमपीएस, आप तो एमपीसी हैं। समझ गए? चलिए झटपट इसको लिख लीजिए बच्चों। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो कभी शायद विदेश वगैरह घूमने गए हों, बड़ा फैसिनेटिंग लगता होगा, बहुत बढ़िया वगैरह वगैरह वगैरह। बट अगर आप उनकी फाइनेंशियल स्टडी करें तो अंदर से वो सारे के सारे खोखले हैं। तो मान लीजिए कि आपके घर में 2 तरह के रिलेटिव्स आते हैं, एक जिनके पास 2.5 करोड़ रुपए की बीएमडब्ल्यू है, बैंक से लोन पे ली हुई है, और एक जिसके पास 50,000 रुपए की ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैश पेमेंट करके ली है। तो किसको आप बोलेंगे हैविंग अ फाइनेंशियल वेलबींग? ईवी वाले को, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बात समझ में आई या बिल्कुल भी नहीं आई? गॉट इट क्लियर? तो बस यूएस का और इंडिया का एमपीसी वैसा ही है। 2 पीपल इन इंडिया आर वेरी माइजर। माइजर समझते हैं ना? हाँ सर, आप और कौन? अरे मतलब कंजूस टाइप का आदमी। कौन सा आदमी? कंजूस टाइप का। समझ में आ गया? जब मेरे घर वाले कहते हैं भाई गोल्ड का नया डिजाइन है, खरीदना है, भाई खरीद लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट जब कहते हैं कि स्लीपर बड़ा अच्छा है, स्केचर का 4,500 का, मैंने 4,500 की चप्पल, लगना गोबर ही उसके ऊपर। व्हाई टू स्पेंड मनी अननेसेसरली ऑन दैट? शो ऑफ भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? लोग मम्मी की महंगी साड़ी देखेंगे, सूट देखेंगे, सैंडल कोई नहीं देखेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि 60 रुपए लखानी चप्पल पहन के अब चले जाओ, वो जचेगी नहीं साथ में। बट ये कुछ मेरी आइडियोलॉजीज हैं। भाई टाई महंगी पहन लीजिए, शर्ट सस्ती भी चल जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? अंडरस्टूड एवरीबडी? चलिए तो आगे चलते हैं। तो यूएस में कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, थोड़े आवारा टाइप के लोग होते हैं, बहुत खर्च करते हैं, बचाने पे कोई ध्यान ही नहीं है। तो ये समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? 1/1 माइनस एमपीसी एंड ऑल दैट पूरा सेम ही है। तो 2,000 करोड़ की इनकम बढ़ जाएगी। सेम फॉर्मूला जो क्रेडिट क्रिएशन में पढ़ा था, डिट्टो वही है। ओके, चलिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वेरी क्विकली इसको ड्रॉ करें लोग। आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं बच्चों? वर्टिकल चेंज एंड हॉरिजॉन्टल चेंज। हॉरिजॉन्टल चेंज और वर्टिकल चेंज में ध्यान दीजिएगा। डेल्टा आई जहां पे लिखा है ऑन द राइट साइड, द गैप इज स्मॉल, बट डेल्टा वाई जो लिखा है ऑन द हॉरिजॉन्टल लेंथ, द गैप इज लार्ज। तो कहने का मतलब अगर 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे इनकम 1 रुपए से कहीं ज्यादा क्रिएट होगी। कितनी ज्यादा, ये एमपीसी बताएगा। कौन बताएगा? ये एमपीसी बताएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? एकदम फिजिक्स लगी है बच्चों। 1 मीटर कॉपर वायर एंड 1 मीटर सो कॉल्ड एल्युमिनियम वायर, किस में करंट ज्यादा इफेक्टिवली पास होगा? कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एल्युमिनियम हो गया या दूसरा आयरन हो गया, वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। रेजिस्टेंस पढ़ा है सबने? रेजिस्टेंस का मतलब जानते हैं ना? ऑपोजिशन, जो रेजिस्ट करता है। तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा या एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस कम होगा? कॉपर का रेजिस्ट कम करेगा तभी तो बढ़िया कैरी करेगा ना। नहीं समझे? सर फिजिक्स वाला टीचर कभी पढ़ाया नहीं ऐसे, तभी तो रेजिस्टेंस समझ ना पाए। खोपड़े में बात गई कि नहीं बात गई? नहीं समझे बात को? आपके ऑफिस में i7 कंप्यूटर आने वाले हैं और आप i3 पे काम करना जानते हैं। अगर आप अडेप्ट नहीं करते नई टेक्नोलॉजी को, मतलब आप रेजिस्ट कर रहे हो, तो ऑफिस की वर्किंग पुअर हो जाएगी। और अगर आपने अडेप्ट कर लिया तो ऑफिस की वर्किंग स्पीडी हो जाएगी। तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा तभी कंडक्शन ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो तेज होंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा
घर के अंदर जब लोग वायरिंग कराते हैं तो कॉपर का वायर यूज करते हैं। क्यों? रीजन इज, एक तो कॉपर महंगा है, घर के अंदर वायरिंग कम होती है, समझ में आ गया। बट पोल से आपके घर तक जो वायर आता है वो कॉपर का लोग क्यों नहीं लगवाते? सर बहुत दूर तो होगा नहीं, चोरी होने का खतरा है, घर के बाहर से कोई तार चुरा के भी ले जा सकता है, समझ में आया, इसलिए वो एल्युमिनियम का ही यूज किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग? तो झटपट इसको कॉपी करें लोग। तो एकदम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स इज जस्ट लाइक फिजिक्स चिल्ड्रन, एकदम फिजिक्स है, बी क्विक। तो मार्क भी कर देता हूं आपके लिए, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी बोल दिया, डेल्टा आई इज ए बी चिल्ड्रन, ठीक है। दिस इज सी, डेल्टा वाई इज सी बी। तो यहां पे शो हो रहा है कि 20 करोड़ से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा एंड इट रिजल्टेड इनटू एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ हाउ मच चिल्ड्रन? 100 करोड़। बी क्विक, लेट्स। सबने ड्रॉ कर लिया? समझ गए? फीचर्स ऑफ मल्टीप्लायर associated with the change in investment, size depends upon what? MPC and MPS। बट यहां पे थोड़ा और क्लैरिफिकेशन चाहिए, MPC के नीचे लिख दीजिएगा डायरेक्टली। 90% लोग इसका गलत जवाब देंगे, क्या लिखूं बताओ? क्या लिखें? इनवर्सली, इनडायरेक्टली मत लिख दीजिएगा। एंड स्पेलिंग जरा ठीक कर लो, वर्क्स इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, गॉट इट क्लियर, तो आपका मल्टीप्लायर फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। इन्वेस्टमेंट घट रहा है तो आपका मल्टीप्लायर बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो काफी फैक्ट्रीज, काफी बिजनेसमैन अपना बिजनेस चाइना से समेट के इंडिया आ रहे हैं, तो चाइना में जो मल्टीप्लायर होगा वो क्या होगा? चाइनीज मल्टीप्लायर क्या होगा? बैकवर्ड हो जाएगा, और इंडिया का मल्टीप्लायर फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इंडिया में एप्पल वालों ने अपना प्लांट लगा लिया, सैमसंग ने भी 3 साल पहले नोएडा में प्लांट लगाया, अभी टाटा वालों ने गुजरात में सो कॉल्ड बोइंग कंपनी के साथ C295, बोइंग कंपनी क्या नाम है उसका, C295 प्लेन्स बनाने की तैयारी है। वो जो भी ऑर्डर था, मैंने ऑर्डर नहीं नोट किया था। गॉट इट क्लियर? मैं सिर्फ बात कर रहा हूं भाई, इन्वेस्टमेंट इज बीइंग डन, तो लोगों को वहां पे जॉब्स मिलेंगे, जो लो पेड जॉब्स पे थे वो बेटर पेड जॉब्स पे आ जाएंगे। गॉट इट क्लियर? वहां जगह खाली हुई, वहां दूसरा इंसान चलाएगा, तो इनकम लेवल्स विल इंक्रीज। इनकम लेवल बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर लेवल भी बढ़ेगा। बट चाइना में उल्टा हो गया, वहां की फैक्ट्री यहां चली आई तो वहां के लोग सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, मोमोज वगैरह बेच रहे होंगे वहां पे। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। फॉरवर्ड वर्किंग बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। बैकवर्ड वर्किंग ये भी मैंने आपको बता दिया, बट यहां पे इसका सिग्निफिकेंस लिखा है, फॉरवर्ड वर्किंग को हम कब यूज करेंगे और बैकवर्ड वर्किंग को कब यूज करेंगे। अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए बच्चों, यूजिंग मल्टीप्लायर अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड हाउ। आई रिपीट, यूजिंग मल्टीप्लायर अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड हाउ। ध्यान दीजिएगा बच्चों बात पे। अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, तो एक्चुअली इट मींस व्हाट? सबको पता है कि डिफ्लेशन क्या होता है, कंट्री में सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है, एज अ रिजल्ट व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन प्राइसेस चिल्ड्रन? दे आर फॉलिंग डाउन। प्राइस कम होगी, सामान सस्ते में बेचना पड़ेगा, बिजनेस कम्युनिटी विल बी हैविंग लेस इनकम। इनकम कम होगी तो वो अननेसेसरी अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा, पॉवर्टी लेवल्स विल आल्सो इंक्रीज। वैसे तो इंडिया में मैं बोलता हूं पॉवर्टी इज अ प्रोफेशन बेसिकली, ये कोई वो सिस्टम नहीं है। अगर कंट्री में डिफ्लेशन को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? गवर्नमेंट विल ऑफर चीप लेंडिंग। अब चीप लेंडिंग को चीप लैंडिंग मत लिख दीजिएगा कि उड़ते हुए हवाई जहाज में सीधे लगा लोगों को उतार लिया, नीचे वो नहीं लगाया जो उसकी ट्रॉली होती है। चीप लेंडिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके बिजनेस कम्युनिटी को लोन लेंड कर देंगे।
बिजनेस कम्युनिटी इस पैसे को अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेसेस में लगाएगी। लॉजिक समझ में आ गया? एंड जब लगाएंगे ये लोग तो क्या करेंगे, दे विल हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब हायर किए जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, दे विल बी गेटिंग सम इनकम। इनका इनकम लेवल भी बढ़ेगा और अल्टीमेटली ये जो आउटपुट अभी तक नहीं बिक रहा था ये सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड द केस ऑफ इन्फ्लेशन, सॉरी डिफ्लेशन वुड बी कंट्रोल्ड। समझ में आ गया? तो यहां पे कौन सा मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा, फॉरवर्ड। यहां पे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि घर में मत बैठिए, पैसे को और खर्च करिए, अपनी सेविंग्स को एवेन्यूज में इन्वेस्ट करें जिससे वो आपको अच्छी इनकम दे पाए। गवर्नमेंट इंडिया में यही काम कर रही है। दैट्स वाई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम कर दिया गया है कि पीपल शुड नॉट कम टू द बैंक टू इन्वेस्ट देयर मनी, रादर दे शुड इन्वेस्ट देयर मनी इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। जिससे होगा क्या, पैसा बाजार में जाएगा, गवर्नमेंट के पास कोई ग्रोथ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आप सीधे बैंक में एफडी ना करवा के अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में और स्टॉक्स में लगाइए, जिससे आपके पैसे डायरेक्टली कॉर्पोरेट्स के पास जाएंगे। कॉर्पोरेट्स आपको 12-13% का रिटर्न देंगे, उस रिटर्न को आप स्पेंडिंग के लिए खर्च करिए। इसीलिए टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो टूरिज्म इंडस्ट्री जब डेवलप होगी, आप अपना घर छोड़ के 200, 300, 400 किलोमीटर घूमने जाएंगे, टैक्सी वाले को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कैफेटेरिया का एम्प्लॉयमेंट होगा, ढाबे में, रेस्टोरेंट में, होटल में खाना पीना खाएंगे, स्टे करेंगे, तो खर्चे बढ़ेंगे, तो डिफ्लेशन विल गेट करेक्टेड। समझ में आ गई बात? बट अगर कंट्री में इन्फ्लेशन लेवल इज वेरी 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 हाई, इट मीन्स चिल्ड्रन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, थिंग्स आर ऑलरेडी सोल्ड एट अ वेरी हाई प्राइस, दिस विल रिक्वायर मोर गुड्स एंड सर्विसेज, बट बाजार में उतने गुड्स अभी है ही नहीं। अब गवर्नमेंट परेशान हो चुकी है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, फैक्ट्रीज जो गुड्स कंट्री में बना रही हैं वो कम है, बट उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आई रिपीट, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अब डिमांड तो फैक्ट्रीज नियर फ्यूचर में भी पूरी नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी ज्यादा होती दे कैन डू इट, आई रिपीट, थोड़ी सी ज्यादा होती दे कैन डू इट, बट बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट सोचेगी कि भाई लोगों की इनकम को रिड्यूस कर दिया जाए। कैसे रिड्यूस करेंगे, हम अट्रैक्टिव फाइनेंस स्कीम्स देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के देंगे, 10.5% पे एफडी कराइए हमारे यहाँ। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, पीपल इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी विल स्टार्ट डूइंग व्हाट चिल्ड्रन, सेविंग मनी। तो एमपीसी कम हो जाएगा और एमपीएस बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली अब लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे, बैंक्स में सेव कर रहे हैं, तो डिमांड मार्केट में ऑलरेडी कम हो जाएगी। लोग, पब्लिक जाएगी नहीं मार्केट, मार्केट पब्लिक जाएगी नहीं तो गुड्स की डिमांड नहीं होगी, गुड्स की डिमांड नहीं होगी तो इन्फ्लेशन विल गेट कंट्रोल। तो जब कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, मल्टीप्लायर को उल्टा चलाया जाता है, और जब डिफ्लेशन होता है तो सीधा चलाया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं समझे बात को? पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लीजिए। चलिए, graphical presentation of backward and forward multiplier with the help of C and I curves. हेडिंग कॉपी करिए, हेडिंग कॉपी करिए। When investment is raised, forward multiplier समझ गए ना कहाँ यूज करते हैं? फिर से आते हैं पीछे। फॉरवर्ड मल्टीप्लायर इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। पब्लिक बाजार में नहीं आ रही, आई रिपीट, पब्लिक बाजार में नहीं आ रही, तो पब्लिक को कैसे लेके आएंगे, खींच के लाएंगे? हम इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। पीपल वोंट सेव एंड इन्वेस्ट मनी, रादर दे वुड स्पेंड मनी। स्पेंड करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच वर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड, अब डिमांड बढ़ेगी तो दे विल स्टार्ट सेलिंग, डिमांड बढ़ जाएगी तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सो 200 करोड़ से 300 करोड़ रुपए इनकम कैसे बढ़ गई? यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट इज रेज्ड और फैक्ट्रीज सेटअप हुई। जो पुरानी फैक्ट्रीज के लो पेड वर्कर्स थे वो नई फैक्ट्री में जॉब करने लग गए, इनके इनकम लेवल्स बढ़ गए। पुरानी फैक्ट्री में जगह खाली हुई तो जो और लो पेड था वो वहां पे आ गया, तो उनके भी इनकम लेवल्स बढ़ गए। When income level increases, what will happen to the expenditure capacity? It will increase, it will decrease, or it will remain same? It will increase. Income level बढ़ेगा, income level जब बढ़ेगा लोग खर्चा ज्यादा करेंगे,
those goods which were not being sold off will now be sold off. तो ऑटोमेटिकली आपका फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर आपके डिफ्लेशन के इफेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर देगा। कहने का मतलब डिफ्लेशन को हमको करेक्ट करके इन्फ्लेशन की तरफ ले जाना है, तभी स्टेबिलिटी आ जाएगी। नहीं समझे? 10 रुपए का सामान 10 रुपए का बिकना चाहिए, अभी वो 7 रुपए का बिक रहा है। क्यों? क्योंकि कस्टमर है नहीं बाजार में, तो बेचारे शॉपकीपर को सस्ता बेचना पड़ रहा है। कस्टमर क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक ने अट्रैक्टिव स्कीम दी है इन्वेस्टमेंट की। पीपल आर इन्वेस्टिंग नॉट स्पेंडिंग। अब जब आरबीआई बोलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, लोग पैसा जमा कराने मार्केट में जाएंगे, बैंक के पास आएंगे नहीं, तो उसमें से लोग फिर खर्च करना स्टार्ट कर देंगे। अंडरस्टैंडिंग? तो यूएस, यूके, चाइना, जापान, इन कंट्रीज में एमपीसी लेवल क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इन देशों में सेविंग अकाउंट में बच्चों, हमारे यहाँ तो 2.5-3% इंटरेस्ट मिलता है ना, वहां पे चार्जेस लगते हैं सेविंग अकाउंट में। आप साल भर में 5,000 युआन, $1,000, $200 बैंक को चार्ज पे करते हैं। वाई? दे आर गिविंग यू द सर्विस फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर मनी। इंडिया में 2-2.5% इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे। एफडी पे यहाँ पे 7-7.5% का इंटरेस्ट है, वहां पे एफडी पे 2.5% का इंटरेस्ट है। इसीलिए उन कंट्रीज के लोग इंडिया में पैसा लगाते हैं आगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉपी कर लीजिए फास्ट। ये ग्राफ शायद आप 7th या 10th टाइम बना रहे होंगे। सेम ग्राफ है, एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग पैकेट में बेच दिया गया। सबने बना लिया? चलिए, बैकवर्ड वर्किंग उल्टा हो गया। बैकवर्ड वर्किंग वहां पे यूज करते हैं व्हेन अ कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन। लोगों का कॉलर पकड़ पकड़ फेविक्विक से चिपका देंगे, उनको घर के अंदर बंद कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते हम करेंगे क्या? कंट्री में सामान बहुत महंगा बिक रहा है, डिमांड रिड्यूस करनी है, डिपॉजिट रेट बढ़ा दीजिए। पीपल वोंट स्पेंड नाउ, रादर दे वुड सेव। तो पैसे मार्केट में जाएंगे नहीं, तो शॉपकीपर ऑटोमेटिकली सामान सस्ते में बेचेगा या महंगे में बेचेगा? सस्ते में। वाई? बिकॉज कंज्यूमर्स मार्केट में खर्च करने नहीं आ रहे हैं। सेम ग्राफ आपने पढ़ा था डिफ्लेशन गैप के केस में, तो ये बैकवर्ड मल्टीप्लायर में काम करता है। तो जब इन्फ्लेशन होगा, कंट्रोल करने के लिए टुवर्ड्स डिफ्लेशन ले जाएंगे, जब डिफ्लेशन होगा कंट्रोल करने के लिए टुवर्ड्स इन्फ्लेशन ले जाएंगे। गॉट इट क्लियर? एयर ट्रैवल इंडिया में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली लोग नहीं करते, वो भी छोटे शहरों में। तो क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट बोलेगी कि कुछ दिन के लिए सब्सिडी देते हैं। अगर 4,000 रुपए की एयरलाइन की टिकट है, तो हम एयरलाइन कंपनी को बोलेंगे 1,200 हम दे रहे हैं, आप कस्टमर से 2,800 लो। इससे कस्टमर को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उसकी आदत बनेगी एयर ट्रैवल की, और 2-4-6 महीने बाद सब्सिडी खत्म कर देंगे। अब उसकी तो आदत बन गई है कंफर्ट लेवल की, वो 2,800 का टिकट अब 4,000 में खरीदेगा। बट इंडिया में हो क्या रहा है, जब तक गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, एयरलाइन कंपनी भी चलती है, लोग ट्रैवल भी करते हैं। जहां सब्सिडी खत्म, लोग भी बड़े चतुर टाइप के हैं, हम ट्रेन से चले जाएंगे कोई बात नहीं। इसीलिए छोटे शहरों में फ्लाइट्स बंद हो जाती है। पहले हमारे प्रयागराज से इलाहाबाद से हर जगह की कनेक्टिविटी थी, 2-3 एयरलाइन कंपनीज थी। एक कंपनी को सब्सिडी मिलनी बंद हो गई, उनकी फ्लाइट बंद हो गई। अब पीपल आर ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन ओनली। तो यहाँ पे इंसान समय बर्बाद कर देगा, पैसा नहीं खर्च करेगा। ओके, कह रहे ट्रेन में आराम से चलेंगे, खाते पीते चलेंगे, मौज करते हुए। अंडरस्टूड? ड्रॉ कर लीजिए इसको भी। तो लोगों को ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को जे बोल देते हैं, इसको के बोल देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं। सो जे वाई इज द लेवल ऑफ इनकम एंड जे के इज डिमांड। और ये डिमांड सो कॉल्ड कम है और इनकम लोगों की ज्यादा है। पीपल कुड स्पेंड हाउ मच? जे वाई वो खर्च कर सकते हैं, खर्च कर रहे हैं कितना? के वाई। अभी उनके पास और पैसे हैं खर्च करने के लिए। तो ये जो गैप है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इन्फ्लेशनरी गैप। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो इसको खर्च करें, तो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को उल्टा चलाएगी। गवर्नमेंट लोगों को बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम देगी, तो पीपल हु कुड बी विलिंग टू स्पेंड जे के अमाउंट ऑफ मनी, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग दे विल डू व्हाट चिल्ड्रन? सेविंग। और उनकी डिमांड वापस से कम होके K1Y1 हो जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? मैं फिर से बताऊं, इतनी हो जाएगी लोगों की डिमांड, और पहले कितनी थी? इतनी थी।
तो ये क्लियर है पीछे कैसे आएगा? बैकवर्ड मल्टीप्लायर कैसे चलाएंगे? बैकवर्ड मल्टीप्लायर चलाने के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट बेटर देगी, तो आप खर्च नहीं करोगे पैसे को, आप पैसे को बचाओगे। आपका एमपीसी नहीं बढ़ेगा, आपका एमपीएस बढ़ेगा, और जब एमपीएस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एमपीसी गिर जाएगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? आपको फीवर हो गया, आप फीवर कम नहीं करते हो, जो आप दवाई लेते हो वो उस इंफेक्शन को किल करती है, तो दैट मेडिसिन रिड्यूसेस द बॉडी टेम्परेचर टू द नॉर्मल वन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? कंफर्म? चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एमपीसी बता दिया आपको पहले ही, जितना ज्यादा होगा एमपीसी मल्टीप्लायर उतना ज्यादा, एमपीएस जितना ज्यादा होगा मल्टीप्लायर उतना कम, एमपीएस जितना कम होगा मल्टीप्लायर उतना ज्यादा होगा। गॉट इट क्लियर? इसका ज्ञान अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। पढ़ा दिया आपको, बस थोड़ा सा फॉर्मल चलेगा। अगले चैप्टर में, इस चैप्टर का मतलब लेक्चर में इस चैप्टर का राम राम सत्य है। क्वेरीज हैं तो लोग पूछ लें।